देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद है दोस्तों। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वादा उसे निभाया है। बताएंगे कैसे। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सीधा कानून ही पास कर दिया दोस्तों। और इसके बाद विधानसभा के अंदर बिल फाड़ने लगे बीजेपी के नेता। बताएंगे किस तरीके से वॉकआउट हुआ दोस्तों। जबरदस्त तरीके का घमासान रहा। इसके बावजूद कांग्रेस ने बिल पास करा दिया है, कानून बना दिया है दोस्तों। क्या देश भर के अंदर अलग अलग कोनों के अंदर भी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर ऐसे ही कानून बनाए जाएंगे। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पाकिस्तान कर रहा है ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता। इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरस रहे हैं अलग अलग पार्टी के नेता। और इंडिया गठबंधन की आदिवासी समाज से जुड़ी हुई एक पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कर रही थी कोशिश, लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि कईयों के नामांकन ही रद्द हो गए हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और राहुल गांधी से मुलाकात किया था अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने। इसके बाद कर्नाटका में एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। बताएंगे क्यों मुंबई के मामले को कर्नाटका में एफआईआर दर्ज करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम की जगह देश भर के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, अगर आप भी बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बैलेट पेपर वापस लाओ के नारे जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर बहस देश भर के अंदर छिड़ गई थी दोस्तों। अलग अलग मामले पर जब चुनाव के नतीजे और जनता के मूड में अंतर देखने को मिला, तब से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से देश भर के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं। इसके बावजूद भारत के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहा है दोस्तों। और ईवीएम से चुनाव होने के बावजूद 100% मिलान वीवीपैट की पर्चियों का नहीं होता और कई तरीके के और मामले हैं दोस्तों, जिसे लेकर ईवीएम के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। ऐसे में बैलेट पेपर और ईवीएम के मामले को लेकर अब जो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था दोस्तों उस पर पूरी तरीके से कांग्रेस मैदान में उतर रही है। यानी ईवीएम को लेकर लोग चाह रहे थे कि एक बड़ा आंदोलन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कानूनी तरीका अपनाया है दोस्तों। कर्नाटका के अंदर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर कानूनी पास कर डाला। कांग्रेस पार्टी की ओर से बीते दिन कर्नाटका के अंदर कर्नाटका ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाया गया दोस्तों। और कांग्रेस की राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव जिसमें ग्राम पंचायत, तालुके पंचायत और जिला पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कानून बना डाला दोस्तों। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव के अंदर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जनता का भरोसा बैलेट पेपर को लेकर बढ़ेगा, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बढ़ेगा। प्रियंक खड़गे ने तर्क दिया कि ईसीआई ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का सही से जवाब नहीं दिया, जिस कारण से जनता के मन में ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवाल है। और इन्हीं सवालों को दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि इस बार हम सीधा कानून बनाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना एकदम सही फैसला है और बीजेपी के लोग इसका विरोध करने लगे दोस्तों, सदन के अंदर शोर शराबा मचाने लगे। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ये कांग्रेस पार्टी पिछड़ी सोच के कारण ऐसा कर रही है और एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी अलोकतांत्रिक है और पिछड़ा मानसिकता का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए देश आगे बढ़ा और देश ने ईवीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीजेपी का दावा है कि ये वापस से पीछे जाने वाली बात है। ऐसे में भाजपा के नेताओं का दावा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो फिर इससे देश के अंदर बूथ कैप्चरिंग बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों बूथ कैप्चरिंग तो ईवीएम में भी होता है और यही बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, यानी बूथ कैप्चरिंग ना हो इसलिए तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। तो बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों जगह बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, संभावनाओं को टाला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए प्रयास करते हुए सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, वैसे ही बैलेट पेपर में कराया जा सकता है। तो बूथ कैप्चरिंग का जो तर्क है भाजपा का एकदम गलत है दोस्तों। मतदान में गड़बड़ी की बातें भी बीजेपी की एकदम गलत है। धांधली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देश में इतने ज्यादा मोबाइल कैमरे हो चुके हैं, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लोग हो चुके हैं दोस्तों, और एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो धांधली संभव ही नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर पर ही लोगों का भरोसा है और धीरे धीरे करके बैलेट पेपर पूरे देश भर के अंदर लाना चाहिए दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के शासित हर राज्य के अंदर इसी तरीके से कानून बनाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विश्व गुरु के दावे के बीच में पाकिस्तान कर रहा है ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता। इस पर प्रियंका गांधी काफी भड़क गई दोस्तों और बीजेपी की विदेश नीति को जमकर निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हम कहते थे कि हम विश्व गुरु है, पीस मेकर है, यानी दुनिया भर के अंदर शांति लाना हमारा काम है, क्योंकि हम विश्व गुरु है, हम दुनिया को दिशा दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो यूक्रेन में हम ऐसा कर पाए और ना ही ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध में हम ऐसा कर पा रहे हैं, बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो पूरी तरीके से एक बर्बाद देश है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है दोस्तों। यानी पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दोनों देशों के अधिकारियों को बिठाकर पाकिस्तान में चर्चा करवा रहा है और युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों को मना रहा है। तो इसे पता चलता है
कि भारत के अंदर जो बीजेपी सरकार की डिप्लोमेसी है दोस्तों, यानी फॉरेन पॉलिसी है, वो पूरी तरीके से भारत के विरुद्ध में खड़ी दिखाई देती है। अगर आप भी मानते हैं कि एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने देश की विदेश नीति का पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया और प्रियंका गांधी एकदम सही सवाल उठा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। सुप्रिया शिनेट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान शांति का नया दूत बन गया है। शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच में शांति कराने का दावा कर रहा है। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रहा है और शहबाज शरीफ के न्योते पर ट्रंप रिपोस्ट कर रहा है। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। यानी दोस्तों पाकिस्तान जिसकी दुनिया में पहले कांग्रेस के टाइम में कोई नहीं सुनता था और पाकिस्तान एक अलग थलग देश हुआ करता था, आज हालात ये बना दिए गए हैं भाजपा सरकार के द्वारा दोस्तों की पाकिस्तान के यहाँ आकर अमेरिका और ईरान आकर बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, जिससे पता चलता है दोस्तों की कहीं ना कहीं बीजेपी ने हमारे देश की विदेश नीति को फेल कर दिया है दोस्तों। इसी तरीके से एक और पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं कि इस पोस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लिखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान करने के लिए तैयार है, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। इस पर ट्रंप ने समर्थन जताया है। यानी दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए, खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को देना चाहिए, जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनवाते हैं दोस्तों, जिनके आंख से लाइट निकल रही होती है और स्वैग दिखाते रहते हैं। असली विदेश नीति ये होती है जहां पर ईरान और अमेरिका आकर पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है, इसे इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान की इज्जत और बढ़ जाएगी अगर युद्ध रुक गया तो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। 10 में से कितने नंबर बीजेपी सरकार की विदेश नीति को लेकर देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें असम के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। असम के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने से मना करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि उनको 15-17 सीटें चाहिए, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी केवल 6 से 8 सीटें देने को तैयार थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में खास कोई जनता पहचानती नहीं है और इसीलिए असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई और पार्टियों के साथ में गठबंधन बना रखा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5-6 सीटें मिल जाती, उनके लिए वही बहुत बड़ा होता, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 उम्मीदवारों का नामांकन ही असम के अंदर रद्द हो गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों को अपने नाम वापस लेने चाहिए और जिस सीट पर 1000, 2000, 3000 वोट भी कम करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। लेकिन अभी खबर अच्छी है कि कांग्रेस पार्टी के सामने जो 3 उम्मीदवार और उतार दिए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वे सारे के सारे अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है दोस्तों। डिटेल में अपनी जानकारी जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एशिया का जो युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध, इसके नतीजे हम लोगों को 1 मई से देखने को मिलेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। मनीष तिवारी इस बात को लेकर आशंका जता रहे कि भाजपा सरकार चुनाव के टाइम में रेट को कंट्रोल करके रखेगी, लेकिन बाद में अचानक से एक बड़ा दामों में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मनीष तिवारी एकदम वही बात बोल रहे हैं जो जनता को सबको पता है कि चुनाव के बाद ये सारे पैसे जनता से वसूले जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ाई जाएगी कि जनता को पैसे देने ही पड़ेंगे दोस्तों। वहीं पर अजित पवार के सच्चे दोस्त है राहुल गांधी, ये बात साबित हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी भाजपा से इतर खुद जांच करवा रहे हैं। अपडेट ये है कि महाराष्ट्र में अपने काका अजित पवार के निधन के मामले को लेकर, उनके जान जाने के मामले को लेकर जांच पड़ताल करवाने पर पूरी तरीके से तुले पड़े हैं रोहित पवार दोस्तों। रोहित पवार का मानना है कि जब तक सही से जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि आखिर अजित पवार की मौत के पीछे क्या बड़ा कारण था दोस्तों। ऐसे में अजित पवार की प्लेन क्रैश वाले मामले को लेकर जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं रोहित पवार। और उन्होंने राहुल गांधी से कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी दोस्तों, और लोगों को लगा कि शायद ये मुलाकात जांच पड़ताल को लेकर, इस बात को लेकर की गई होगी कि भाजपा सरकार उनकी सुन नहीं रही है दोस्तों। लेकिन अब पता चलता है कि आखिर रोहित पवार ने ये बातचीत क्यों की थी। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के बारामती के एयरपोर्ट पर हुए प्लेन क्रैश के पीछे एक क्रिमिनल साजिश थी। ये जानकारी देते हुए जो आरोप अजित पवार के भतीजे रोहित पवार लगा रहे हैं दोस्तों, इन्हीं आरोपों पर बेंगलुरु यानी कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश के अंदर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इसमें कहा गया है कि क्रैश अजित पवार को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। इसमें जुर्म के लिए जिम्मेदार उन सभी लोगों को आरोपी बनाने की मांग की गई है। हाई ग्राउंड पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की सेक्शन 61, 103, 105, 106, 125, 238, 336 2 के तहत FIR दर्ज की है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार रोहित पवार के कहने के बाद अब पूरे मामले पर खुद से जांच पड़ताल करवाएगी दोस्तों। और ये राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए रोहित पवार पहुंचे थे, उसके बाद हुआ है। तो दोनों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रोहित पवार क्या बोलने के लिए गए थे राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने उनकी बात मान ली। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक भतीजे को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके चाचा की हत्या कैसे हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश का पूरा एक तंत्र रचा गया था, खेल रचा गया था, क्योंकि उन्होंने कई तरीके के तर्क दिए हैं दोस्तों। अब जांच पड़ताल कर्नाटका की सरकार करेगी तो और सबूत निकल कर सामने आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही फैसला लिया है रोहित पवार का समर्थन करके, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
देश में लगातार वीवीआईपी कल्चर बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। नेताओं के लिए रोड पूरी तरीके से खाली करना पड़ता है और इस बात से युवा जनता काफी ज्यादा नाराज होती है, यानी आम जनता इस बात से नाराज होती है कि नेताओं के आने के लिए पूरे के पूरे ट्रैफिक को क्यों रोक दिया जाता है। कई जगह तो एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है दोस्तों। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसे देश के नेताओं को सीखना चाहिए। अपडेट ये है दोस्तों कि अखिलेश यादव लखनऊ से यानी एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनका काफिला गुजर रहा था। इस समय लखनऊ के अंदर भारी ट्रैफिक जाम के कारण समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उनका काफिला ट्रैफिक में फंस जाता है दोस्तों और एयरपोर्ट से घर जाते वक्त रास्ते में फंस जाते हैं। इसके बावजूद उनकी गाड़ी को स्पेशल तरीके से रोड खाली करके नहीं निकलवाया जाता, बल्कि अखिलेश यादव सभी लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यानी अखिलेश का काफिला और आम जनता दोनों साथ में चल रहे हैं। किसी तरीके का कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं युवाओं को दोस्तों। और युवा भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की तरह और नेता भी हो जो वीवीआईपी कल्चर की जगह आम जनता के हितों के बारे में सोचे। अगर आम जनता सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंस रही है तो वीवीआईपी नेताओं को भी जाम में फंसना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेता आखिरकार जनता के सेवक होते हैं। जब वो ट्रैफिक में फंसेंगे तब समझेंगे कि आम जनता की क्या समस्या होती है और उसके बाद आम जनता की समस्या को खुद झेलेंगे तो फिर सॉल्यूशन समाधान भी जल्दी निकालेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही खबर है, अखिलेश यादव ने एक अच्छा मैसेज दिया है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें एआईएडीएमके ने मुफ्त घोषणाओं की झड़ी लगा दी दोस्तों। यानी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दबाकर फ्री बीज लोगों को बांटने का वादा कर रहा है। जो अपडेट है वो ये की तमिलनाडु के चुनाव के पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम और उसके नेता एपार्डी के पलानी स्वामी ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की है दोस्तों। उन्होंने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा करते हुए कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने 1 किलोग्राम दाल और 1 लीटर खाना पकाने वाला तेल मुफ्त में आम जनता को पहुंचाया जाए। चेन्नई में एआईएडीएम के राज्य मुख्यालय में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही थी दोस्तों। घोषणाएं चल रही थी और पलानी स्वामी ने कहा कि हम फ्रिज देंगे, यानी मुफ्त में फ्रिज देंगे लोगों को, खासकर गरीबों को जिनको फ्रिज की जरूरत है दोस्तों। गर्मी के कारण लोग काफी ज्यादा त्रस्त रहते हैं। अगर उनके घर में फ्रिज होगा तो लोगों को सहूलियत होगी और इसी सहूलियत को देखते हुए फ्रिज बांटने का भी एक वादा किया है पलानी स्वामी ने। उन्होंने आगे कहा कि दिवंगत नेत्री जयललिता की नीति के अनुरूप उन्होंने 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले एआईएडीएमके के चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त पंखे, मिक्सर ग्राइंडर देने की लोकप्रिय योजना की घोषणा की थी। जयललिता ने 2011 में सत्ता में आने पर पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की जयंती 15 सितंबर को इन मुफ्त उपहारों का वितरण किया था। यानी दोस्तों पूरी तरीके से एआईएडीएमके ने फ्रिज गिफ्ट देने का वादा किया है आम जनता से। ये जो वादे चल रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या जनता को मुफ्त में ये दे देंगे वो दे देंगे, क्या वादे करके वोट लेना सही है या गलत है? जो भी आपको लगता है दोस्तों फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम के प्रमुख हैं शौकत अली दोस्तों। और शौकत अली ने एक बयान दिया। शौकत अली कहते हैं कि मुझे 111 नहीं 11 जिता दो, यानी एआईएमआईएम के 11 विधायक उत्तर प्रदेश में जिता दो। मैं वायदा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुस्लिम का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। शौकत अली के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा के समर्थक बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों। और भड़क गए इतना कि इसके बाद पुलिस ने अपने भाजपा के समर्थकों को खुश करने के लिए कार्रवाई कर दी दोस्तों। मेरठ के अंदर एआईएमआईएम के वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मेहताब चौहान और महानगर के अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर के सचिव रजीज सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। सवाल यह है कि एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि जिन लोगों ने मुस्लिमों का एनकाउंटर किया है हम लोग उनका भी एनकाउंटर कर देंगे। इस बयान को पुलिस वाले इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्यों पुलिस वाले इस मामले को एक हिंसा भड़काने वाले मुद्दे की तरह देखते हैं, बयान की तरह देखते हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उसको गोली मार देंगे उसको गोली मार देंगे। उन्होंने सीधा कहा कि जो लोग एनकाउंटर करते हैं उनका एनकाउंटर होगा। इस पूरे मामले को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि गिरफ्तारी कर लेना एक मामले को और ज्यादा तूल देने वाली बात हो जाती है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी करने का कोई एंगल यहाँ बनता है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाले गौरव भाटिया बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में चली जाती है। इसके बाद गौरव भाटिया को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाता है। और अब गौरव भाटिया जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं दोस्तों, गौरव भाटिया जो सीनियर एडिशनल एडवोकेट बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उत्तराखंड सरकार के, यानी उत्तराखंड सरकार अपना खुद का एक वकील सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करती है दोस्तों और केस लड़ने के पैसे देती है। तो अब बीजेपी के नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया उत्तराखंड सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट
एडवोकेट जनरल बनकर काम करेंगे, यानी सरकारी वकील, उत्तराखंड के सरकारी वकील बन गए दोस्तों। उत्तराखंड की जनता का पैसा इनको मिलेगा उत्तराखंड की सरकार के लिए केस लड़ने का। हालांकि गौरव भाटिया का नाम कभी किसी केस से जुड़े मामले को लेकर तो दोस्तों नहीं ही सुना है, यानी कभी आपने सुना है कि गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा कोई केस जीत लिया हो। तो ऐसे में किस बात को लेकर गौरव भाटिया को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तराखंड सरकार का सीनियर एडिशनल एडवोकेट बनाया गया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखेगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, चाल चलन और बोलने का ढंग बता रहा है कि वो डिप्रेशन में है। संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया दोस्तों। संजय राउत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास अब कोई भी विजन नहीं बचा है, नरेंद्र मोदी के पास कोई विदेश नीति नहीं बची है। नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो चुका है, चाल चलन और बोलने का ढंग बता रहा है कि वो डिप्रेशन में है। और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मानसिक रूप से खत्म हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं और अब उनमें फैसला लेने की कोई क्षमता बची नहीं है। और इसी लाइन पर बयान देते हुए संजय राउत का भी यही दावा है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन परिवर्तन का नारा दे रही है दोस्तों। परिवर्तन परिवर्तन कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी को गाली देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। बीजेपी के नेता जो परिवर्तन की बातें करते हैं, ममता बनर्जी को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में जिस परिवर्तन का वादा कर रही है वो गाली गलौज, अश्लीलता और हमारे मुख्यमंत्री पर हमला, तो बंगाल इसे सिरे से खारिज करता है। दरअसल वीडियो में एक शख्स सीएम ममता बनर्जी के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक ये शख्स उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यानी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता की क्या मानसिकता है ममता बनर्जी को लेकर दोस्तों, ये बंगाल में आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आम जनता समझे कि बीजेपी वाले बंगाल को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर ज्ञानेश कुमार ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने सवाल पूछा दोस्तों। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर मोहर लगाकर भाजपा को सौंप दिया, यानी चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन था उसमें भाजपा का सिंबल लगा हुआ था। बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि ये क्लरिकल मिस्टेक है दोस्तों। लेकिन ये क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है, यानी अगर किसी के नाम में कुछ बदलाव हो जाए या फिर नाम गलत लिख जाए, जो भी कुछ हो टाइपिंग के टाइप में हो जाए तो ये तो माना जा सकता है, लेकिन अलग से लाकर चिट लगा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लगाया गया है। और चुनाव आयुक्त तो कह रहे हैं कि ये केवल एक कोइंसिडेंस है और एक तरीके का ख्याली पलाव है। आप लोग इस पर क्या राय रखना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें केरल और असम के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है। राहुल गांधी आज केरला में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक 25 तारीख आज राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए मौजूद रहेंगे। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और यूडीए पार्टी में कांग्रेस पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों। ऐसे में असम और केरल कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी चुनाव है। अब देखते हैं दोनों चुनाव में किस तरीके की रणनीति पर ये लोग काम करते हैं दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केरल की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मिशन 100 लेकर कांग्रेस पार्टी लक्ष्य लेकर काम कर रही है और 2 कार्यकाल में सत्ता में काबिज लेफ्ट गठबंधन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को धार दे दिया है। पार्टी के नेतृत्व राज्य में एंटी इनकमेंसी का माहौल उठा रही है दोस्तों और चुनाव अभियान को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर शाहजहांपुर के काकोरी केस के अमर शहीद की प्रतिमा तोड़े जाने का विरोध मंगलवार को जोरदार तरीके से हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में धरना देकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की मांग की है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो पूरी अपडेट है वो ये की कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने विरोध किया। शाहजहांपुर के नगर निगम कार्यालय परिसर में लगी शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला दोस्तों। और कांग्रेस और सपा ने कड़ा विरोध जताया तो भाजपा वाले इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 250-300 करोड़ रुपए का घोटाला हो जा रहा है दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है, इसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें अगर कोई व्यक्ति SC/ST स्टेटस चाहता है तो उसको हिंदू, बौद्ध और सिख समुदाय से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर वो सिख समुदाय से जुड़ा या बौद्ध या हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं रहेगा और कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसको SC/ST स्टेटस के तहत मिलने वाले सारे लाभ बंद कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत के खुद के धर्म से जुड़ा रहेगा, यानी हिंदू, क्रिश्चियन और सिख से जुड़ा रहेगा, तभी उसको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस मामले को लेकर दोस्तों एक नए तरीके का बवाल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया दोस्तों। धर्म परिवर्तन के मामले पर कोर्ट ने न्यायमूर्ति PK मिश्रा और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की
की पीठ ने कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति के जुड़े अधिकार निर्धारित धार्मिक दायरे के भीतर ही लागू होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म अपनाकर उसका पालन नहीं कर सकता है, या तो वो अनुसूचित जाति से लगभग विशेष अधिकारों का हकदार नहीं रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बागी नेता की सीट पर होने जा रहा है चुनाव। दोस्तों अपडेट ये की असम के विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ में भाग गए थे कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई। दोस्तों ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। उनकी सीट पर 2 और उम्मीदवार दमदार उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। दोस्तों ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि प्रद्युत देव बोरदोलोई को भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ी दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको जिताया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो गद्दारी की समझ में आ गया असम की जनता को, और इसीलिए जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इनको मैदान में उतारने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ये विधायकी का चुनाव हारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई बागियों ने इनकी सीट पर दिसपुर पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का भी दमदार उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है। राहुल गांधी यहाँ कर प्रचार जरूर करेंगे, तो ऐसे में बोरदोलोई की मुश्किलें बढ़ने वाली, और क्योंकि अब उपचुनाव होंगे तो इनके उपचुनाव में जीतने की संभावना भी लगभग ना के बराबर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ पश्चिम बंगाल में 154 सीटें लड़ेगी। हुमायूं कबीर की पार्टी खुद 2 जगह से लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ममता और शुभेंदु के आमने सामने किसको उम्मीदवार बनाया है, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। दोस्तों AIMIM को भी साथ में लेकर मैदान में कूद रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कुछ बड़ा कर पाएंगे, यानी जितनी चर्चाएं इनकी चलती है हुमायूं कबीर की, उतना कुछ कर पाएंगे, या फिर केवल एक धोखा है, यानी केवल नाम मात्र के नेता हैं और कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं देंगे। साथ साथ बंगाल अभिषेक बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर BLO सूची भाजपा लीक करने का दबाव बना रही है। आपकी जो भी राय है दोस्तों एक जरूर बताया, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ लगातार अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।